नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। कल नतीजे आए, नतीजों का हमने विश्लेषण भी किया और जिस तरीके के मैंडेट निकलते हुए दिखाई दिए उसके बाद से सवालों की जो झड़ी लगी लोगों की, बाज़ार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कोई 77,000 का लॉस बता रहा था, कोई 10 लाख का लॉस बता रहा था। और आज की जो शुरुआत हुई तो लगा कि ये गिरावट अभी लंबी चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन कुछ एक घटनाक्रम बदले जिसकी वजह से लोअर लेवल से काफ़ी शानदार रिकवरी। 21,791 का लो लगाने के बाद 22,445 का आज हाई लगा है निफ्टी के अंदर और 22,344 का स्तर मौजूदा स्तर पे समय में देखने को मिल रहा है। 2% से ज़्यादा की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है और बाजार पूरी तरीके से पलट चुका है। जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, अब बुल्स हावी होते हुए 1733 शेयर ऐसे हैं बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 796 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। इस लोअर लेवल से रिकवरी के कारण क्या है, जरा ग्राफिक्स के जरिए फटाफट समझते हैं, फिर आज के मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं और आपके जो तमाम सवाल आ रहे हैं उन सवालों को शामिल करेंगे। लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी आने के क्या कुछ बड़े कारण हैं, पहले आपको बता देते हैं। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो कल अटकलें लग रही थी कि शायद वो एनडीए अलायंस के साथ जा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने क्लैरिफाई किया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो पूरी तरीके से जो है एनडीए के साथ हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार भी एनडीए की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ इसको थोड़ा सा होल्ड करके चलाइए। और इसके बाद जो है आपको बता दें कि फिच की रेटिंग आई। फिच ने भी कहा कि आगे को लेकर के चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उन्होंने भारत की जो आउटलुक है उसको स्टेबल रखा है, रेटिंग को जो है उन्होंने स्थिर रखा है। इस बीच गोल्डमैन सैक्स की तरफ से टिप्पणी आई कल की गिरावट के बाद और उन्होंने कहा कि ये गिरावट जो है वो खरीदारी की ही रणनीति होनी चाहिए। तो ये तमाम वो कारण रहे। निचले स्तरों से करीब 600 अंकों की रिकवरी जो है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। तो 3-4 जो प्रमुख कारण रहे, एक तो एनडीए अलायंस को लेकर के जो हलचलें चल रही थी कि वो एनडीए अलायंस के साथ जा सकते हैं, कुछ एक अलायंस जो है, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से क्लैरिफिकेशन, नीतीश कुमार एनडीए की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण खबर कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार। और फिच रेटिंग ने भारत पर अपने आउटलुक को स्टेबल जो है वो बरकरार रखा है। तो ये जो तमाम अनिश्चितताओं का माहौल था, निश्चित रूप से बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ है। और जो स्थिरता को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के जो सवाल हो रहे थे वो काफ़ी हद तक थोड़े से जो है संशय के बादल छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से बाजार में निचले स्तरों से ये शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। 2% से ज़्यादा ऊपर अब निफ्टी और एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी पूरी तरीके से आमूलचूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, अरुण जी हमारे साथ, अरुण मंत्री जी जुड़ चुके हैं इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए, फाउंडर मंत्री फिनमार्ट के। कल सर काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था, हम चाह रहे थे कल ही आप जुड़े, लेकिन जो है तमाम आपकी भी व्यवस्थाएं रहीं, इस वजह से जुड़ नहीं पाए। तो आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और सुबह जब बाज़ार खुला तो एक बार फिर से लोगों के मन में डर बैठता हुआ दिखाई दिया कि पता नहीं क्या होगा यहाँ से बाज़ार का। लेकिन कुछ एक क्लैरिफिकेशन जो आया, एक तो प्रधानमंत्री ने कल जो संबोधन दिया और उसमें उन्होंने कहा कि रिफॉर्म को वो पूरी तरीके से जारी रखेंगे और जो उनका एजेंडा है वो पूरी तरीके से कायम रहेगा। दूसरा जो है एनडीए को लेकर के, अलायंस को लेकर के जो संशय की स्थिति थी वो आज कुछ हद तक क्लैरिफाई होती हुई दिखाई दी। और अब अटकलें आ रही हैं कि 8 तारीख को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। ये कल की गिरावट कब तक कंपनसेट होगी सर, और कैसे देख रहे हैं अब इस बाजार को? क्या थोड़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी अगर ये एक बार शपथ ग्रहण होता है तो, या आपको लगता है कि अभी अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा? देखिए, गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, काफी दिनों से विपुल जी, काफी बार मैंने भी यही कहा था, 31 मई तक आपको पोजीशन हल्की करने की बात भी कही थी, नो डाउट। उसके बाद भी मार्केट काफी ऊपर गया है, पर जब भी अनसर्टेनिटी के टाइम्स होते हैं, कल भी मार्केट 1200-1500 पॉइंट गिरा। कल भी मैं आपके शो में जुड़ना चाहता था, पर किसी भी दूसरे काम की वजह से या फिर कहीं और मैं उसमें बिजी हो गया था, इसलिए जुड़ नहीं पाया। कल भी मेरा व्यू यही रहता कि बाय ऑन डिप्स वाला ही मार्केट रहेगा, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। पर जो भी ट्रेडिंग पोजीशंस है वो डेफिनेटली ट्रिगर होंगे, क्योंकि मार्केट में अगर 1600-1700 पॉइंट निफ्टी में गिरावट आती है तो ब्रोकर भी जो है वो मार्जिन कॉल्स काटते हैं, एफ एंड ओ पोजीशंस करती है, ऑप्शंस में पोजीशंस करती है। तो वही एक ट्रिगर आपको कल नजर आया। आज भी मॉर्निंग का जो ट्रेड था, मॉर्निंग फर्स्ट हाफ, आपको काफी मार्जिन कॉल्स या काफी जो बीटीएसटी वाले ट्रेड से वो करते हुए नजर आए। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है विपुल जी, जो मार्केट पहले था वैसा मार्केट अब नहीं रहेगा। मार्केट आपको थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा। सेक्टर रोटेशन बड़ा देखने को मिलेगा, काफी दूसरे सेक्टर्स में पैसा जाता हुआ नजर आएगा। एक बार गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, एक बार शपथ ग्रहण हो जाता है, गवर्नमेंट कामकाज करना शुरू करती है, देन सबकी नजरें जो होगी वो बजट के ऊपर होगी। बजट में मोस्टली एक्सपेक्टेड यही है
कि रूरल कंजम्पशन या फिर ज्यादा शॉप्स आपको रूरल की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद सबका फोकस बजट पे होगा, ग्लोबल मार्केट पे होगा। एक चीज की एक कंफर्मेशन जरूरी है कि पहले वाली मजबूत सरकार नहीं रही है। ये सरकार थोड़ी, आप कह सकते हैं, थोड़ी कॉशियसली अब काम करेगी, उसका असर थोड़ा बहुत मार्केट पे रहेगा। पर जो कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी है वो एक्सपेक्टेड है कि वो जारी रहेगी, और मार्केट को कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी ही चाहिए, इसलिए मार्केट में आपको आज अच्छा एक उछाल देखने को मिल रहा है। तो मेरी सलाह यही रहेगी, नेक्स्ट 15-20 दिन आपको अच्छे मौके मिलेंगे मार्केट में, गिरावट पे भी बाई करने के मौके मिलेंगे, इसलिए ऑन द गो बाई ना करें। नेक्स्ट 15-20 दिन मुझे लग रहा है अच्छे मौके मिल सकते हैं, धीरे धीरे एक पार्ट में मार्केट में बाई करके चलें। चलिए, तो घबराने की आवश्यकता तो नहीं है ना सर? जो लोग कल बहुत घबराए हुए थे और बहुत सारे मैसेज आए, आज सुबह से भी मैसेजेस आ रहे हैं मनी नाइन के तमाम जो यूट्यूब है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो घबराने की आवश्यकता तो नहीं है जिन लोगों को कल लॉस हुआ है उनको? देखिए विपुल जी, पोर्टफोलियो सभी के रेड में है, आपका मेरा करके या किसी रिटेल का नहीं, सभी के पोर्टफोलियोस कल रेड में है। जो भी मैसिव प्रॉफिट्स में थे उनके पोर्टफोलियो सभी के नीचे है, हमारे क्लाइंट्स के भी नीचे है। पर वो कोई उसका कोई कुछ कर नहीं पाता। अगर आपकी कंपनीज अच्छी है तो आपके पोर्टफोलियो नीचे आएंगे। जब 2000 पॉइंट निफ्टी गिरेगा तो डेफिनेटली पोर्टफोलियोज नीचे आने, और वैसे ही है, जैसे ही बढ़ जाएगा आपके पोर्टफोलियोज में वापस रिकवरी भी देखने को मिलेगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं कि स्टेबल गवर्नमेंट वापस फॉर्म हो रही है। अगर ये गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती तो देन अगेन एक बड़ा नेगेटिव मार्केट के लिए रहता। और वैसे भी कोalition गवर्नमेंट पहले भी मार्केट ने देखी है, पहले भी सभी ने देखी है, पर एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी, 280 290 प्लस एनडीए या बीजेपी सिंगल पार्टी को एक्सपेक्टेशन थी, वो नहीं हुआ है, इसलिए मार्केट थोड़ा कॉशियस रहेगा। पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज जरूर है विपुल जी, जो ट्रेडर्स है जो आज खरीदते हैं कल बेचते हैं, या फिर आज खरीदते हैं 3-4 दिन बाद में बेचते हैं, उनको स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रहे। वॉलेटिलिटी रहेगी, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट 15 दिन आपको किसी भी गिरावट में बाय करके चलना है। नेक्स्ट 15 दिन किसी भी गिरावट में खरीदारी का मौका आपको तलाशना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लंबे अवधि का नज़रिया अगर आपका है तो बाज़ार में बने रहिए, और जिस तरीके का कल पैनिक देखने को मिल रहा था और जिस तरीके से लोग घबराए हुए, तो थोड़ा धैर्य रखें, बाज़ार के अंदर संयम रखें आप लोग। प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है, एक एक करके शुरुआत करते हैं। बबलू राजपूत जी का पहला सवाल लेते हैं। कह रहे हैं कि सर एसबीआई जो है 768 पे ले रखे हैं, क्या अभी फ्रेश एंट्री लें या इग्नोर करना चाहिए, रिजल्ट के बाद देखना चाहिए? रिजल्ट तो आ चुके हैं सर, अब किस चीज़ के, क्या कंपनी के अगले सेकंड क्वार्टर के या फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट की बात आप कर रहे हैं? टाटा मोटर्स पे कह रहे हैं कि मैंने 416 में, क्या मैं ऐड कर सकता हूं, अभी बताइए। ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली ट्रस्ट योर टीम, इस समय में वो खाली हम आपकी टीम को ही हमें भरोसा कर रहा हूं, तो प्लीज़ जो है सजेस्ट कीजिए। ये बहुत लोगों की टिप्पणियाँ आ रही हैं कि अभी क्या फ्रेश बाइंग कर लें। फ्रेश बाइंग को लेकर के बहुत लोग उत्साहित है, कल भी गिरावट में बहुत लोगों ने खरीदा, लेकिन बाद में बाजार उससे भी नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया। एसबीआई टाटा मोटर्स के ऊपर इनका सवाल है। टाटा मोटर्स पे और भी एक दो सवाल है, आज बजिंग स्टॉक्स में भी शामिल किया गया है टाटा मोटर्स, तो उस पर और डिटेल में चर्चा होगी। लेकिन अभी बबलू राजपूत जी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी सर? विपुल जी, टाटा मोटर्स डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं, 920 के आसपास है, ये अच्छे लेवल से, और 900-920 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पहले भी मैंने काफी बार इसी लेवल के आसपास बाय करने की सलाह दी है। कल वैसे भी 880 जाके आया था, स्टॉक अभी 920 के आसपास है, तो अच्छे लेवल से टाटा मोटर्स डेफिनेटली बाय करें। एसबीआई थोड़ा डिप मुझे लग रहा है और आ सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है प्राइवेट बैंक ज्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि वैसे भी कोalition गवर्नमेंट होती है तो थोड़ा पीएसयू बैंक्स पे आप कह सकते हैं प्रेशर रहता है, क्योंकि लोन वेवर्स वगैरह की बातें चलती है, तो मार्केट में थोड़ा वैल्यूएशन आपको प्राइवेट में ज्यादा देखने को मिलता है। तो पीएसयू बैंक्स मुझे लग रहा है 2 से 3% और करेक्ट हो सकते हैं, उस करेक्शन में आप एसबीआई को बाय करके चले। टाटा मोटर्स आप करंट रेट पे भी बाय करके चल सकते हैं। ठीक। नवा कुमार चक्रवर्ती जी का सवाल है, कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर और अरुण सर, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, मैं मनी नाइन का फ़ैन हूँ। शुक्रिया नवा कुमार जी कि आप मनी नाइन के कार्यक्रम को पसंद करते हैं, और आप जैसे दर्शकों की वजह से ही ये कार्यक्रम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है। हिंदुस्तान कॉपर के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 381 के भाव पर, और हिंदुस्तान जिंक इन्होंने 692 पे ले रखे हैं। अब क्या करूं अरुण सर, क्योंकि अभी की जो स्थिति है उसको देखते हुए क्या एवरेज करना चाहिए? मेटल काफ़ी तेज़ी के साथ कल पिघलता हुआ दिखाई दिया था, और मेटल शेयरों में दबाव देखने को मिला। हिंदुस्तान कॉपर आज तो काफ़ी शानदार रिकवरी आ गई है, 6% ऊपर है, लेकिन शुरुआती कारोबारी सत्र में यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा था। हिंदुस्तान कॉपर अभी 316 के भाव पर है, और इनकी खरीद जो है 381 की है। तो चलिए सर, रिकवरी है, कोई ज़्यादा आप अगर भाव से दूर नहीं है, जितना बाजार टूटा था उस हिसाब से अगर देखा जाए। हिंदुस्तान जिंक आपने ले रखे हैं 692 पे। अभी अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है करीब करीब
684 का, ये भी अब 7% ऊपर शेयर ट्रेड करता हुआ। तो काफ़ी शानदार रिकवरी इन दोनों कॉपर शेयरों के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में तो इनको 6-7 रुपये का ही अब नुकसान रह गया है। इन दोनों पे ही आपकी टिप्पणी सर। मेटल शेयर पिघले थे और आज रिकवरी काफ़ी शानदार। विपुल जी, एक व्यू हमने मान के चला है, नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स मेटल्स और ऑटो ये दोनों सेक्टर काफी अच्छा करेंगे। ऑटो में डेफिनेटली टू व्हीलर स्टॉक्स मुझे लग रहा है काफी बेहतरीन कर सकते हैं। बजट नहीं आता जब तक मुझे लग रहा है टू व्हीलर स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे। मेटल की साइकिल वैसे भी पॉजिटिव हो चुकी है, स्पेसिफिकली कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही काफी अच्छे लग रहे हैं। तो हिंदुस्तान जिंक, हिंद कॉपर दोनों को ही होल्ड करने की सलाह है। 1 से 2 महीना मिनिमम व्यू है, मुझे लग रहा है अच्छा पैसा दोनों स्टॉक में बन सकता है। और इवन मेटल के साथ मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर भी काफी अच्छा करना चाहिए। तो हिंदुस्तान जिंक और हिंद कॉपर दोनों में 1 से 1.5 महीने का व्यू बना है। मुझे लग रहा है दोनों ही स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे और अच्छे बड़े रिटर्न्स आपको इन दोनों स्टॉक में बन सकते हैं। जी चलिए, उम्मीद सिंह जी का सवाल आया है। कह रही हैं सर जी नमस्कार, कानपुर से मैसेज कर रही हूँ, बहुत अच्छी जगह है कानपुर। उम्मीद जी धन्यवाद मैसेज करने के लिए। कह रही हैं 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छे स्टॉक सजेस्ट करें 3 साल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद जी। अगर आप कार्यक्रम देखती हैं तो आज कार्यक्रम में बने रहिए। और जब चुन चुन के शेयर पे हम चर्चा करेंगे तो हम निश्चित रूप से इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में अगर पोर्टफोलियो फिर से अपना रीस्ट्रक्चर करना हो तो कैसे करना चाहिए, ये हम अरुण जी से समझेंगे और 1-2 शेयर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लंबी अवधि के लिए अगर पैसे लगाने हो तो इस समय कहाँ लगाए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आपके और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं सर। कार आइना जी पूछ रही हैं, कह रही हैं कि अभी के मौजूदा माहौल में डिप में कौन से शेयर खरीदने चाहिए, और इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। पटेल हार्दिक जी कह रहे हैं आरवीएनएल, आईआरएफसी, वेदांता, हुडको, इरकॉन, सुजलॉन, बीएचईएल, ये तमाम पीएसयू स्टॉक्स इन्होंने पूछे हुए हैं। कह रहे हैं कि ये सारे स्टॉक इन्होंने ले रखे हैं। सर ये एक तो मैं चलिए एक एक करके अभी सवाल आएंगे तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में इस पर डिस्कशन करूंगा, लेकिन ओवरऑल एक पीएसयू पे छोटी सी टिप्पणी आपकी। बहुत पोजीशन बनी थी, क्योंकि आप जब भी कार्यक्रम में आते हैं आप देखते होंगे इतने सवाल हैं रेलवे को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, बाकी पावर को लेकर के। जो लोग पीएसयू में फंस गए हैं और आखिरी दिन जिस तरीके से रैली देखने को मिली मंडे को, तो लोगों को लगा कि अब तो सरकार बन गई है और पता नहीं कहाँ तक जाएगा। लोगों ने उस रैली में भी खरीद लिए, तो थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। अब थोड़ा क्या, कुछ लोगों को ज़्यादा हो रहा है। उनके लिए क्या अब ये गिरावट क्या खरीदारी का मौका है? विपुल जी, एज ए डिस्क्लेमर बता दूं, आरबीएनएल आज हमने खरीदारी की सलाह दी है। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे लेवल्स पे सुबह आ चुका था, अभी थोड़ा ऊपर आ चुका है। तो आरबीएनएल, आईआरएफसी स्पेसिफिकली ये दोनों स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों स्टॉक हो सकता है थोड़ा बहुत वोलेटाइल रहे, पर दोनों का ट्रेंड मजबूत है, बिजनेस मजबूत है, नेक्स्ट 2 से 3 साल की क्लियर विजिबिलिटी है। तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। दोनों ही स्टॉक्स काफी बेहतरीन है। अगर डिप मिलता है तो दोनों में ही बाय करके चल सकते हैं। बाकी पीएसयूज की जो थीम विपुल जी आपको दिख रही है, मुझे पीएसयूज थोड़े दिन कंसोलिडेट करेंगे। जो बड़े पीएसयूज है, जैसे कि राइट्स की बात करें, आईआरसीटीसी की बात करें, इवन पीएफसी, आरईसी, जो भी बड़े पीएसयू थोड़े चल चुके थे, उनमें थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, पर धीरे धीरे मुझे लग रहा है वो भी ऊपर ही जाने चाहिए। एक स्टॉक अगर किसी को बाई करना है डिप में, पावर में, मुझे लग रहा है टाटा पावर 400 410 इसके पास आपको मिल सकता है। तो टाटा पावर पे जरूर ध्यान रखें। टाटा पावर नीचे मिलता है तो उसको एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। जहां तक रेलवे की बात है, ऑलरेडी मैंने कहा आईआरएफसी, आरबीएनएल, ये दोनों पर नजर रखें। अगर आउट परफॉर्मेंस आएगी ये दोनों स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। आईआरएफसी, आरवीएनएल, रेलवे में अगर पैसे लगाने हो लंबी अवधि के लिए तो उस पर आप गिरावट में पैसे लगा सकते हैं। और अपने क्लाइंट्स को अरुण जी ने सजेस्ट भी किया हुआ है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए, लेकिन हाँ लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर। चलिए अगले सवाल लेते हैं और अगले दर्शक विपिन जी हैं। विपिन जी का भी वही सवाल है। कर सर एनएचपीसी में अब क्या करें? एनएचपीसी में सर जो है हमने देखा कि एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। 105 के लेवल को जब क्रॉस किया तो लगा कि काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। बहुत सारे ऊपर के टारगेट भी निकल करके आ रहे थे, लोगों को वैल्यूएशन भी आकर्षक लग रही थी। लेकिन इस गिरावट में फिर से पिसता हुआ 100 रुपये के नीचे आ गया है। आज 96 पे रुका हुआ है और बाकी जगहों पे तो रिकवरी आ गई। एनएचपीसी रिकवर नहीं हो रहा है, 1% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ। क्या सजेशन रहेगा एनएचपीसी को लेकर के अभी? और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं कि 100 के नीचे आ गया है, क्या एंट्री ले सकते हैं? क्या वो अभी भी एंट्री ले सकते हैं? बिल्कुल, अगेन सेम व्यू रहेगा। पहले भी अपने इसी शो पे मैंने काफी बार डिस्कस किया। 92 से 115, 110 इसी का ये एक रेंज रहा है। 105 मैंने वैसे पहले टारगेट दिया था, 105 के ऊपर 110, 112 का टारगेट एक बार दिया था। 115 का हाई जाके स्टॉक वापस नीचे आया, तो वापस 92 के आसपास आता है, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग बेस है। 90 से 90, 52, 92 के आसपास। तो 92, 90 आता है तो वहां पे डेफिनेटली ऐड करके चल सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, पहले जैसा मोमेंटम अब आपको पीएसयू में थोड़ा हल्का नजर आएगा, क्योंकि थोड़े सेंटिमेंट्स बदले हैं मार्केट की तरफ से, गवर्नमेंट की वजह से थोड़े सेंटिमेंट बदले हैं।
बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं है, सेंटीमेंट की वजह से थोड़ा मोमेंट कम नजर आएगा, पर 92 या 90 के आसपास मिलता है तो एनएचपीसी को भी ऐड करके चल सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अर्जुन यादव जी का आया है और ये तमाम वो दर्द है जो लोग धीरे धीरे करके बयां कर रहे हैं। अरुण यादव जी का भी वही सवाल है जो कल हम देख रहे थे, बड़ी संख्या में आ रहा था। कह रहे हैं, हेलो सर, अदानी पोर्ट में क्या करना चाहिए, क्या नया इन्वेस्टमेंट करें, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अदानी समूह में मंडे को जो रैली आई थी सर, बहुत लोगों को लगा कि सब जितनी परेशानियां थी वो सब दूर हो गई हैं, लेकिन जो है मंगलवार को लगा कि जैसे दूसरा हिंडनबर्ग हो गया। 25% तक शेयरों की जो है गिरावट देखने को मिली। अदानी में अब क्या करें? अब तो थोड़ी सी रिकवरी आ गई है, आज जो है हम देख रहे हैं का सुबह यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा था अदानी पोर्ट के अंदर, लेकिन अब थोड़ा सा मजबूती अदानी पोर्ट में आती हुई दिखाई दी है और अब 5% ऊपर 1300 के ऊपर ट्रेड करता हुआ 1313 का लेवल, 1650 का लेवल दिखा दिया था सोमवार को। अदानी समूह में अभी क्या करना चाहिए और किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ कामकाज करना चाहिए, और जो लोग ऊपर के लेवल पे लिए हैं उनके लिए, और जो लोग 1600 पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए 1650 पे, उन्हें क्या अभी वेट करना चाहिए या यहाँ पर जो रिकवरी आई है उसी में एग्जिट कर लें किसी तरह? विपुल जी, काफी बार पहले भी मैंने ये कहा है, दो ही स्टॉक मुझे पसंद है अडानी ग्रुप में, अडानी पोर्ट और अडानी पावर। अडानी पावर काफी अच्छे रिटर्न दे चुका है और वहां से उसमें भी करेक्शन देखने को मिला है, तो अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर जिनके पास भी है उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस आपके भाव जरूर देखने को मिलेंगे, 1500 तक भी हो सकता है अडानी पोर्ट जाता हुआ नजर आए। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस या अडानी सॉल्यूशंस, एडब्ल्यूएल पे मेरी कोई पॉजिटिव राय नहीं है, वहां पे उछाल आता है तो बेटर एक बार निकलने की राय रहेगी। पर अडानी पोर्ट और अडानी पावर, इनमें अगर गिरावट आती है तो ऐड करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है ओवरऑल अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी पोर्ट काफी आउट परफॉर्मेंस कर सकता है। 1500 तक के भी लेवल्स मुझे लग रहा है आपको एक मीडियम टर्म में देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़े सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। पर अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर, ये दोनों स्टॉक मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 से 6 महीने भी अगर कोई होल्ड करता है तो काफी अच्छे रिटर्न्स करंट ट्रेंड से भी देखने को मिल सकते हैं। जी, ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई, और इस बीच जो है दो सवाल आए हैं, दोनों को एक में क्लब कर देते हैं। विलेज वाइब्स के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है और दूसरा नाम बना हुआ दूसरा आशीष महाजन जी, और दोनों ही सवाल चूँकि डिफेंस क्षेत्र से हैं और ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिसकी पिटाई भरपूर हुई है कल। एक पे बीईएल के ऊपर सवाल है विलेज वाइब्स का कि क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। दूसरा आशीष महाजन जी का है एचएल के ऊपर, जो कि इन्होंने 4513 पे ले रखे हैं। ये दोनों जानना चाहते हैं बीएल में पैसे लगाएं कि ना लगाएं, और एचएल जो इन्होंने रखा हुआ है वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या एचएल के अंदर अभी रणनीति क्या होनी चाहिए, होल्ड करें या निकल जाएं। एचएल का भाव अभी देखने को मिल रहा है 4287, इन्होंने 4500 के आसपास ले रखे हैं। कल काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन रहा है, अच्छी खासी रैली यहाँ पर रही, और लेकिन कल की गिरावट ने थोड़ा सा जो है सहमा दिया है लोगों को। 52-5300 रुपये से सर सीधा ये शेयर गिरता हुआ जो है वो 42-4300 पर आ गया है, तो ठीक ठाक करेक्शन हुआ है एक दिन के अंदर। आपकी सलाह क्या रहेगी एचएल बीईएल? विपुल जी, डेफिनेटली बाई करना है। एचएल 4000 के आसपास भी आज जाके आया, 3800 तक भी जाके आया, तो ये स्टॉक आप कह सकते हैं पिछले 15 दिन की पूरी रैली खत्म कर चुका है, दो ही दिन में वापस ऊपर जाने के संकेत दे रहा है। तो 4200 के आसपास मिलता है तो एक्सीलेंट लेवल्स रहेंगे। मुझे लगा 3900 4200 एक अच्छे लेवल से यहाँ पे एचएल को एक्यूमुलेट करने के लिए, तो डिप मिलता है तो डेफिनेटली एचएल को ऐड करें। बीएल में थोड़ा मुझे लग रहा है साइडवेज हो सकता है, पर मुझे लग रहा है बीएल में भी अगर गिरावट मिलती है तो उनकी भी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, तो एचएल बीएल डिप में बाई करें। एचएल को अगर कोई बाई करना चाहता है तो 4200 एक अच्छा लेवल है, वहां पे आता तो ऐड करके चल सकते हैं। ठीक सर, चलिए इस बीच अरविंद जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं नमस्कार सर जी। नमस्कार आपको भी अरविंद जी। कह रहे हैं आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस शो एंड इट हेल्प्स अलॉट। चलिए धन्यवाद सर, आपको सहायता मिलती है इससे। तो कह रहे हैं मैंने जीएमआर इंफ्रा के शेयर ले रखे हैं और ये 87 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं, कृपया मेरी सहायता करें, मुझे क्या करना चाहिए। गिरने वाले शेयरों में कल की गिरावट में ये भी शेयर शामिल रहा, और जीकी जी ने जब से हिस्सा खरीदा है लग रहा था काफ़ी तेज़ी के साथ रिकवर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। एक रिकवरी आई थी तो लगा कि 100 के पार जाएगा, लेकिन कल की गिरावट में फिर से जो है ये एक बार 80 के नीचे भी जाता हुआ दिखाई दिया। आज 4.25% ऊपर है अभी की रिकवरी में शामिल होता हुआ। लेकिन क्या करना चाहिए सर, जो लोग 87 88 पे लेकर के बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं ये शेयर चलेगा चलेगा, लेकिन ये 88 के ऊपर जा नहीं रहा है। बिल्कुल जी, आपने सही कहा, 88-90 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है, पर एक ग्रोथ वाला स्टॉक है, और जैसे जैसे आप मान के चल रहे हैं इंफ्रा की ग्रोथ स्टोरी बढ़ेगी तो मुझे लग रहा है एयरपोर्ट्स वगैरह में भी अच्छे इजाफा देखने को मिल सकता है।
तो जेएमआर इंफ्रा में मुझे लग रहा है एक बार वापस 85 88 तक जा सकता है। आज रिकवरी भी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि यूजुअली मेरा ज्यादा कोई बड़ा बुलिश व्यू स्टॉक में नहीं है। 72 या 73 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। मुझे लग रहा है एक बार रिकवरी में वापस 88 से 90 तक के लेवल दिखा सकता है। ठीक, चलिए इस बीच अभिषेक का सवाल ले लेते हैं। और अभिषेक ने भी सारे वही शेयर ले लिए जिस पर अभी हम लोगों ने बातचीत की है। पीएफसी, आरईसी, टीटागढ़, इस पे ऊपर राय जानना चाह रहे हैं। तो एक जनरल व्यू, अब पीएफसी इन्होंने 444 पे लिया हुआ है, टीटागढ़ इन्होंने 145 पे लिया हुआ है, आरईसी 486 पे लिया हुआ है। तो ये सवालों की ऐसी झड़ी सर बनी हुई है जो हमारे पास आ रहे हैं। तो अभी आपने बोला पीएफसी, आरईसी का जिक्र किया था, तो एक बार फिर से अगर आप अपनी टिप्पणी दोहरा दें, क्योंकि ये सवाल लगातार बार बार आ रहे हैं हमारे पास। विपुल जी, पीएफसी आरईसी मैं वही कह रहा हूँ, ये जो स्टॉक्स हैं जो ज्यादा ओवरहीट हो गए थे, थोड़ा बहुत आप कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। फास्ट अपमूव मुझे नहीं लग रहा पीएफसी आरईसी में आएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक अच्छा नहीं है, स्टॉक काफी बेहतरीन है, अच्छे रिटर्न्स भी स्टॉक ने बनाए। पर सेंटीमेंट बदलने के बाद जो पीएफसी आरईसी के पुराने सेंटीमेंट जिस वजह से स्टॉक चल रहा था कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी आएगी और दूसरे नए चीजें आपको पीएफसी आरईसी में देखने को मिलेंगे, पर मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत उसमें रुकावट आएगी, इसलिए कंसोलिडेशन हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहे तो अच्छे लेवल्स के आसपास पीएफसी मिल रहा है। आरईसी में मेरा उतना पॉजिटिव नजरिया नहीं है, पर पीएफसी अगर आपको नीचे मिलता है और 400 के आसपास, 410 के आसपास, तो डेफिनेटली ऐड करें। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड ना करें, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करें। थोड़े दिन हो सकता है कंसोलिडेशन नजर आए, पर लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है अच्छे रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल सकते जी, चलिए इस बीच जो है करीब 900 से ज़्यादा दर्शक, इवन 950 दर्शक के आसपास दर्शक जो है वो सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से मनी 9 के मंच पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर, हमारे फेसबुक पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने जो मित्र हैं, जो परिवारजन हैं, और जो जितने भी लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं इस कार्यक्रम को पहुंचाइए, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक कम से कम पहुंचे। अब जब बाज़ार तेज़ी में था उस समय अरुण जी हों, हमारे यहाँ रवि जी हों, सब लोग ये कह रहे थे कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अरुण जी का मुझे याद है, उन्होंने कहा था 30 तारीख को जो भी आपको आप मुनाफा है उसे बांध लीजिए। तो ये सलाह जो है ये आपको लगातार हम दे रहे थे कि अब एक बड़ा इवेंट आने वाला है, बाज़ार गिर सकता है। उनमें जिन लोगों ने उनकी सलाह को माना वो हम देख रहे थे कल के बाज़ार में भी कह रहे थे कि उनको नुकसान नहीं हुआ। तो अगर आप सही तरीके से चीज़ों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से कम नुकसान हो, हमारी यही कोशिश रहती है आप लोगों के, और आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे। तो सही सलाह, सही बात सही समय पर लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए। लेकिन इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। और अगला सवाल जो है BHEL के ऊपर पूछा गया है, और ये ओम जी ने पूछा हुआ है। कह रहे हैं कि मेरा सवाल BHEL के ऊपर है और इसे कब सेल करें। अब आपने अपना रेट तो बताया नहीं सर कि आप सेल करने की बात कर रहे हैं कि आप नुकसान में है, फ़ायदे में। बहुत लोग ऐसे भी जिन्होंने बहुत पहले ले रखा था, तो आप उनमें से हैं। लेकिन BHEL को लेकर के एक जनरल व्यू जरूर आपको दिलवा देते हैं। सर BHEL पे अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी, थोड़ा बाउंस आ सकता है, काफी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 275 तक मुझे लग रहा है वापस बाउंस आ सकता है। टेक्निकली वही उसी के आसपास रेजिस्टेंस है। एक्जैक्टली इनका बाई प्राइस मुझे नहीं पता, पर मुझे लग रहा है 275 280 आता है। तो एक बार अगर इन्होंने नीचे में बाई किया तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर ऊपर भी लिया है तो मुझे लग रहा है 280 के आसपास एक बार एग्जिट करना चाहिए। टेक्निकली एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन दौर पे स्टॉक जाता हुआ नजर आए। टेक्निकली अगर बड़ा व्यू देखते हैं तो बड़ा व्यू अभी भी पॉजिटिव है, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन में स्टॉक जा सकता है। जो चीज पीएफसी आरईसी के साथ हुई है विपुल जी, वही सेम चीज आपको BHEL में भी देखने को मिलेगी। तो 280 के आसपास भी किसी भी दिन उछाल आता है, क्योंकि 280 ज्यादा दूर नहीं है। तो वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक कर दें, अगर ऊपर के लेवल पे लिया है तो एक बार का एग्जिट करके निकल जी, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये सवाल मुझे लगता है कि जो लोग शेयर बाज़ार में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्यन सिंह जी का कहना है कि सर PSU इन्वेस्को म्यूचुअल फंड में कल 15% का डाउन हुआ है, क्या मुझे म्यूचुअल फंड से निकल जाना चाहिए, या फिर जो जितने भी PSU सेक्टर में मैंने निवेश किया हुआ है। म्यूचुअल फंड को लेकर के कल हमने मनी सेंट्रल में भी बातचीत की कि अभी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो अभी 2-4-15 दिन 10 दिन जो है अपने निवेश को देखें मत, घबराएं नहीं। लेकिन पूछते हैं यहाँ पर अरुण जी की राय क्या है। सर, जो लोग म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कर रहे हैं और कल उन्होंने जब अपना पोर्टफोलियो देखा और देखा कि काफ़ी डाउन हो गया, क्योंकि ये
तमाम ऐसे फंड एनएफओज बहुत सारे आए, पीएसयू को लेकर के, डिफेंस स्टॉक को लेकर के, जिस तरह की थीम चल रही थी उसको लेते हुए, लेकिन कल सबको पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के डाउन थे। जो लोग म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, क्या उनको अपना पोर्टफोलियो कंटिन्यू करना चाहिए, या क्या ये टाइम ऐसा आ गया है कि अपने पोर्टफोलियो को चेंज किया जाए, उसकी थीम को चेंज किया जाए? क्या ये थीम बदलने वाली है? आपकी क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, अगर आप फ्रैंकली बात करें तो कल हमने बैंक बीस दिलाया था। बैंक निफ्टी का जो ETF होता है तो वो कल हमने दिलाया, आज भी हमने दिलाया 470-80 में, एग्जैक्टली रेट याद है, 450, 470, 480, इसी के बीच में बैंक बीस दिलाया। तो क्लियरली एक डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूँ, ETFs में हम जब भी गिरावट आती है या फिर जो म्यूचुअल फंड्स में गिरावट आती है, जब भी उन्हें बाई करने की सलाह देते हैं। कि म्यूचुअल फंड ऐसा रूट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फंड्स यूजुअली आपका टेंशन पूरा ले लेते हैं और उनमें जैसे जैसे मार्केट में बढ़ोतरी होती है तो उनमें भी आपको एक अच्छी पॉजिटिव रुझान देखने को मिलता है। तो बैंक निफ्टी जैसे या बैंक बी जैसे ETFs में जरूर निवेश करें। बाकी आपने तो कहा PSU ETF में कोई दिक्कत नहीं है, काफी बड़े रिटर्न्स ऑलरेडी देखने को मिले। हो सकता है वैसे एग्जैगरेटेड रिटर्न्स आपको इस साल में देखने को ना मिले, क्योंकि थोड़े सेंटीमेंट्स लूजन ऑफ हुए हैं। पर मुझे लग रहा है PSU ETFs आने वाले दिनों में भी अच्छा करेंगे। PSU बैंक्स जो PSU ETF के PSU बैंक के ETF से वो भी अच्छा करेंगे, पर थोड़ी गिरावट उनमें आ सकती है, इसलिए उनमें सलाह नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, आपका व्यू अगर 3 से 4 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी गिरावट में आपको अपना एडिशन और बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट 3 से 4 साल मुझे लग रहा है PSU भी अच्छा करेंगे और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर अच्छा करेंगे। जी सर, एक सवाल रह गया पावर पे जब हम बातचीत कर रहे थे। हमने NHPC भी बात कर ली, PFC REC भी बात कर ली, इरिडा पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं और पहले भी आते रहे हैं। इरिडा पे क्या सलाह रहेगी सर आपकी, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी पोजीशन बनी हुई है, बहुत एक तरफा रैली भी देखने को मिली हुई है। जो लोग फंस गए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी कल गिरावट रही थी, अब 2% ऊपर है, 170 171 के आसपास चल रहा है। इरिडा में क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, थोड़े दिन आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, फिर अगेन ये स्टॉक्स भी काफी अच्छा करेंगे। एक ही चीज का सबको ध्यान रखना है, जो रिटर्न्स आपको पहले देखने को मिले, जो शॉर्ट टर्म में देखने को मिले, वैसे रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे कुछ दिनों तक। 1 से 1.5 महीना हो सकता है स्टॉक कंसोलिडेट करे। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको थोड़ा बड़े रिटर्न्स देखने को ना मिले, जैसे आज 500 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, तो आपको वैसे रिटर्न इरेडा में देखने को नहीं मिलेंगे तो पहले देखने को मिले, क्योंकि थोड़े सेंटीमेंट्स में चेंज आया है। पर अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इरेडा है तो होल्ड करें। शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके रखा है या फिर कल किसी ने बाय किया है या आज बाय किया है, तो 160 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। प्योर शॉर्ट टर्म का कॉल दे रहा हूँ। ऊपर में मुझे लग रहा है 185 190 तक एक बार जा सकता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं, अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। अब इकबाल साहब से, इकबाल हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना बिहार से। इकबाल हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। यस सर, वालेकुम सलाम सर, थैंक यू। कैसे हैं सर आप इकबाल साहब? यस सर, गुड गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या सवाल है सर आपका? हाँ सर, RVNL और रिट्स के बारे में पूछना था कि ये कब सर ले सकते हैं, क्या प्राइस सर सही रहेगा एंट्री करने के लिए, फ्रेश एंट्री करने के लिए? सर आपने RVNL पूछा और राइट्स पूछा ना? RVNL और राइट सर, RVNL राइट्स, चलिए ठीक है। अभी सर आपने शायद आपने कार्यक्रम शुरू से देखा नहीं, दोनों पे ही राय जो है यहाँ पर निकल करके RVNL और IRFC पे तो राय निकल के आई है कि फ्रेश एंट्री आप ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ क्या राइट्स में एंट्री करनी चाहिए कि नहीं, वो हम अरुण जी से पूछ लेते हैं। सर RVNL आपने कहा कि एंट्री ले सकते हैं और अभी 2.5% नीचे है, क्या राइट्स में भी एंट्री ले सकते हैं? क्या सलाह रहेगी आपकी? फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं? अगर विपुल जी, मैं वही कह रहा हूँ, राइट्स में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा टेक्निकल अभी भी मजबूत नहीं है, पर 550 570 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां तक एक बार आ सकता है। तो वहां पे आता है तो राइट्स में डेफिनेटली एंट्री करें, वहां से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। RVNL मैंने ऑलरेडी कहा, आज भी हमने बाई कराया और वहां से थोड़ा स्टॉक थोड़ा ऊपर भी है। 335 340 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वहीं से रिसेंट रैली शुरू हुई थी। तो RVNL पे आप डिप पे बाई करें, 335 के आसपास जितना बाई करेंगे उतना बेटर रहेगा। मुझे लग रहा है वापस से स्टॉक 380 90 तक जा सकता है। तो RVNL और इवन राइट्स डिप में बाई करें। दोनों में कंपेयर करते हैं तो मुझे लग रहा है RVNL काफी अच्छा कर सकता है। RVNL के अलावा IRFC भी मुझे लग रहा है यहाँ से आउट परफॉर्मेंस दिखा। ठीक सर, एक बार फिर से REC को लेकर के सवाल आया है, और चूंकि तेजी बहुत लोग थोड़ा लेट जुड़ते हैं तो शायद उनको समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन कोई बात नहीं है। आज अभी दिन ऐसा चल रहा है सर कि लोग थोड़े से घबराए हुए हैं, तो इसलिए बार बार डिस्कशन में ले आ रहे हैं। और वितु राय जी कह रहे हैं कि मेरे फेवरेट अरुण सर आ गए हैं, तो
वो काफ़ी भावुक हैं और आपके साथ ही सवाल पूछना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि आरईसी पे डिस्कशन के बावजूद जो है आरईसी को शामिल किया जाए। कह रहे हैं कि सर हमसे कल बड़ी गलती हो गई और अब आरईसी में मुझे 25,000 का नुकसान हो रहा है, लॉस बुक कर लें या बने रहें, प्लीज़ जवाब जरूर दें अरुण सर। तो वितु राय जी के लिए कल गलती हो गई, कल शायद इन्होंने एंट्री ले ली है क्या या फिर इन्होंने एग्जिट नहीं किया। अब 25,000 का लॉस हो रहा है इनको। अब ये चाह रहे हैं कि आप बताएं कि क्या करें, लॉस बुक करें एक बार के लिए या अभी बने रहें आरईसी। विपुल जी, अगर मैं कह रहा हूँ बाउंस आ सकता है स्टॉक में, इसलिए करंट लेवल पे इनकी बाइंग प्राइस में सुन नहीं पाया एक्चुअली। अगर इन्होंने लिखा है बाइंग ना प्राइस इनका इन्होंने इन्होंने बताई नहीं सर हमको, ये बताया 25,000 का लॉस हो गया है हमको और कल मुझसे बड़ी गलती हो गई। गलती क्या हुई ये भी इन्होंने मेंशन नहीं किया, या तो इन्होंने परसों खरीद लिया हो फ्राइडे को मंडे को, और या फिर कारण क्या रहा है। कह रहे कल मैंने आप लोगों की बात नहीं सुनी, कल मुझसे बड़ी गलती हो गई। देखिए विपुल जी, एक बाउंस आ सकता है क्योंकि मल्टी मंथ सपोर्ट के आसपास है। अगर आप चार्ट भी देखते हैं विपुल जी तो ऑलमोस्ट मार्च की जो लोज है, ट्रिपल लोज, उसी के आसपास से आज सपोर्ट लिया है। तो 4,650 के आसपास से एक बाउंस 480 490 तक जरूर आ सकता है। एग्जैक्टली इनकी बाय प्राइस में मुझे नहीं पता, पर 490 से 500 के आसपास आता है। तो एक बार डेफिनेटली इनको एग्जिट करना है, वहां से वापस गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरे ख्याल से 480 500 के बीच में ही लेना चाहिए था। अगर इन्होंने कल की गिरावट में लिया है तो 490 500 के आसपास स्टॉक अटक सकता है। वहां पे आता तो एक बार की अपनी पोजीशन से निकल जाने की राय। जी चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक हमारे साथ पूजा जी हैं। पूजा जी कह रही हैं गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून पूजा जी, कैसी हैं आप? इंडियन ओवरसीज़ बैंक के इन्होंने 72 रुपये के भाव पर 2,000 शेयर ले रखे हैं और अब ये जानना चाहती हैं कि अब मुझे क्या अभी एवरेज करना चाहिए। हालांकि इनके सवाल एक दो और सवाल पे है, लेकिन माफ़ कीजिएगा अभी थोड़ा सा समय की कमी है और वैसे भी लोग नाराज़ रहते हैं कि सवाल पूरे हो नहीं पा रहे हैं। 72 रुपये की खरीद इन्होंने की हुई है, 63-64 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 3% के आसपास की रिकवरी है यहाँ पर। कल यहाँ पर भी अच्छा खासा करेक्शन रहा था और अभी जो है क्या करना चाहिए सर? 72 पे लिया हुआ है, 63-64 का भाव है। रैली इसमें भी काफ़ी शानदार रही है। कल की गिरावट के बावजूद अगर हम देखें तो 6 महीने में करीब 50-51% का रिटर्न रहा है। क्या सजेशन रहेगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक पे? विपुल जी, डिप में एवरेज करने की सलाह है। ये स्टॉक हमने रिकमेंड करके रखा है क्लियरली, और 60-61 के आसपास आता है। इनफैक्ट हमने 68 के आसपास रिकमेंड किया, उसके नीचे ये स्टॉक चल रहा है। पर स्टॉक बेहतरीन है, ओवरऑल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीएसयू बैंक थोड़े ठंडे हो सकते हैं, पर 60-61 के आसपास मिलता है तो इसको एवरेज करें, ताकि अगर आप और कैपिटल लगा सकते हैं ताकि आपका जो एवरेज प्राइस है वो नीचे आ जाए। मुझे लग रहा है लंबे तौर पर इसमें 80 के ऊपर तक के टारगेट्स आपको इजीली देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। 60-61 के आसपास आता है तो और ऐड करें। मुझे लग रहा है अगर आप मीडियम टर्म के रखते हैं तो 80 के ऊपर तक के टारगेट्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर कांति नगर जी का सवाल है और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे जरा बातचीत कर लेते हैं। और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 50 शेयर 1815 रुपये के भाव पर। और कांति जी, आपका बीईएल और बाकी जो सवाल है आपका कार्यक्रम थोड़ा पीछे ले जाकर के देखेंगे तो इन तमाम शेयरों पे जो है रक्षा शेयरों पे हमने बातचीत की हुई है। ओलेक्ट्रा ग्रीन को डिस्कशन कर लेते हैं कि और भी बहुत सारे लोगों ने ओलेक्ट्रा ग्रीन के बारे में जानना चाहा है। 1815 के भाव पर हैं और कह रहे हैं कि 10,000 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है, क्या मैं एवरेज कर सकता हूं ओलेक्ट्रा ग्रीन के अंदर? 1800 पे लिए हुए हैं, 1626 का भाव अभी देखने को मिल रहा है शेयर के अंदर। ये भी एक नई थीम निकल करके आई थी बीच में, ओलेक्ट्रा जो ईवी की स्टोरी थी यहाँ पर सर। और आपकी क्या सलाह रहेगी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के? विपुल जी, ये थीम आगे भी जारी रहेगी। गवर्नमेंट बदलने से थोड़ा बहुत हो सकता है सेंटीमेंट इंपैक्ट पड़े, पर मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक 1800 के पार इजीली आपको नजर आता आएगा। अगर व्यू थोड़ा लंबा रखे, एटलीस्ट एक सवा महीने का व्यू रखे, बजट तक जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ऐसे थीम वाले स्टॉक वापस आपको चलते हुए नजर आएंगे। तो इसमें स्टॉप लॉस फिलहाल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक काफी गिर चुका है। यूजुअली वोलेटिलिटी में आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। पर 1.5 महीने का एटलीस्ट व्यू रखें। मुझे लग रहा है 1800-1850 तक के भाव आपको इजीली स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगर नीचे में स्टॉक आपको 1550 1570 के आसपास मिले किसी भी वजह से, अगर आप और कैपिटल लगाना चाहते हो तो आप ऐड भी करके चले। मुझे लग रहा है 1800-1850 वहां तक स्टॉक वापस इजीली जाता हुआ नजर आए। जी चलिए, इस बीच इंटीरियर वर्क के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। कह रहे हैं विपुल सर जी राम राम, मैं आपका शो ओमान से देखता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओमान, कतर, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इन तमाम जगहों से हमारे दर्शक का लगातार अब सवाल पूछ रहे हैं।
तो आप सभी का जो हमारे देश में नहीं है लेकिन विदेश में रह करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और निवेश कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वहाँ पर जितने भी भारतीय हैं, जो लोग भारतीय बाजार से जुड़े हुए हैं, उन सब तक इन कार्यक्रमों को पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका सवाल ये है, कोई एक शेयर बता दीजिए फ्रेश बाई करने के लिए। तो सर थोड़ा कार्यक्रम में बने रहिए, कार्यक्रम के अंत में चुन चुन के का सेगमेंट होगा, और अगर आखिर तक नहीं बने रह सकते तो चुन चुन के सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास या 4:30 बजे के आसपास। तो आप फिर उसको अलग से भी देख सकते हैं जो लोग लाइव नहीं देख पा रहे हैं। तो ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह निकल करके आती हुई। इस बीच सर हमने PSU बैंक के बारे में बात की है। PSU बैंकों पे अभी क्या राय निकल करके आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल वही SBI और कैनरा बैंक उसको लेकर के आ रहे हैं। PSU बैंक्स में जो पिटाई हुई, क्या उससे पहले भी RBI की तरफ से जब कमेंट आया था तब भी हमने देखा कि एक गिरावट देखने को मिली थी। अभी PSU बैंक में क्या सही समय है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करने का? बोलिए, डेफिनेटली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छे लेवल से SBI आपको अच्छे लेवल पे मिल रहा है। IOB मैंने ऑलरेडी कहा ये काफी अच्छे लेवल पे है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी नीचे मिलता है, तो वहां पे भी एक्यूमुलेशन की राय रहेगी। एक ही दिक्कत है विपुल जी, यूजुअली हिस्टोरिकली काफी बार देखा गया है कोalition गवर्नमेंट में PSU बैंक्स में थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं एक स्वैप्स की वजह से या फिर रूरल कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए फार्म लोन वेवर्स वगैरह की बातें चलते रहती है। कुछ ना कुछ PSUs पे थोड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनते हुए नजर आते हैं, तो थोड़ा सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो सकते हैं, पर वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक प्राइसेस अच्छे लेवल के आसपास मिल रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स मुझे लग रहा है डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे PSU बैंक से कुछ दिन तक, पर आपको अगर करंट लेवल पे भी निवेश करना है तो SBI, IOB, बैंक ऑफ बड़ौदा इन स्टॉक्स में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है, उस गिरावट में ऐड करके भी चल सकते हैं। थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है, उस गिरावट में भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जो वंशिका जी का सवाल है SBI को लेकर के, और भी बहुत सारे दर्शक SBI, कैनरा बैंक और तमाम शेयरों पे जो सवाल पूछ रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिल गया होगा। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। करण जी से बातचीत कर लेते हैं, जरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण जी नमस्कार। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून करण जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर मैं मलोट पंजाब से बोल रहा हूँ। पंजाब से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? जी सर, मेरे पास ना KM शुगर का शेयर है, 1000 शेयर है, 42 रुपए के भाव पे। KM तो शुगर? सर वो काफी। जी सर। जी, 1000 शेयर 42 के भाव पे लिए हुए हैं आपने? जी जी जी। अच्छा, क्या सोच के लिए थे सर? कोई खास वजह KM शुगर लेने की? क्योंकि शुगर कंपनियों में भी बहुत सारी शुगर कंपनियां हैं, तो KM शुगर को चुनने की क्या खास वजह रही? सर यही था इसका, मतलब मैंने स्कैनर ऐप में वो एनालिसिस किया था, वो सब कुछ सही था, इसलिए मैंने ले लिया। मेरे को चलिए, ऐसा अभी अच्छा बढ़ेगा। अभी तो 1000 शेयर आपने लिए हुए हैं, 7 रुपये पर शेयर का नुकसान है, यानी करीब 7000 रुपये का नुकसान आपको यहाँ हो रहा है। और इस शेयर ने अगर हम देखें तो पिछले 6 महीनों में यहाँ पर थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस, पूरे साल जो है अगर 6 महीने में अंडर परफॉर्मेंस रही है, साल भर में 30-32% का रिटर्न आया है। KM शुगर सर, इनको 7 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है, 35 पे चल रहा है, और आज की तेज़ी के बाद ये हालत है। आपकी सलाह क्या रहेगी KM शुगर को लेकर के? विपुल जी, वैसे तो कोई राय नहीं है स्टॉक पे। यूजुअली ये ट्रैकिंग में भी नहीं आता, एक्सेप्ट बलरामपुर चीनी और EID पैरी, ये दोनों स्टॉक्स टेक्निकली थोड़े बेटर है, पर इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 31 के नीचे। 31 के आसपास एक गैप है, उस दो गैप के आसपास इसका बड़ा सपोर्ट नजर आ रहा है। मैक्सिमम मुझे लग रहा है 37-38 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़े कंजम्पशन के लिए थोड़े पॉजिटिव है, हो सकता है इसमें भी आपको बाउंस नजर आ सकता है। तो 38-40 के बीच में मिलता है तो वहां पे एक बार एग्जिट कर ले, नीचे में 31 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके। जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आ रही है। और देखिए, मनी 9 के तमाम दर्शकों की तरफ से कल बहुत सारी टिप्पणियां आई थी कि मतलब जो है हम बच गए या हमारा नुकसान कम हुआ, क्योंकि कार्यक्रम में अगर आप लगातार नियमित बने हुए हैं तो अरुण मंत्री जी हों, उन्होंने कहा था कि प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, 30 तारीख से पहले बुक कर लीजिए, 30 तारीख को बुक कर लीजिए। उससे पहले रवि सिंह जी ने हमारे कार्यक्रम में सोमवार की तेज़ी में कहा था जो मुनाफा हो रहा है 25 से 30% बुक कर लीजिए। और कल भी जो है जब हम कार्यक्रम कर रहे थे और बाज़ार के अंदर तबाही मची हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था और लोग पैनिक कर रहे थे, तब भी हमने कुछ लेवल्स बताए थे। उन लेवल्स को भी अभी आपको सुनाते हैं, थोड़ी देर में वो बयान आएगा तो हम आपको उस बाइट को भी सुनाएंगे। तो आपको मनी 9 के साथ अगर आप रह रहे हैं तो हम लगातार आपको समय समय पर अलर्ट करते रहते हैं, सचेत करते रहते हैं कि कहाँ पर आपको मुनाफा बुक करना है, कहाँ पर आपको नुकसान बुक करना है,
कहाँ पर अगर क्या पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, इन तमाम चीज़ों के लिए हम खासतौर से हमारे तमाम एक्सपर्ट जो है वो बयान आपको सुना है। उससे पहले ज़रा रियाजत अली जी का एक सवाल ले लेते हैं और उसके बाद जो है इस बयान को आपको सुनाते हैं। रियाजत अली साहब कह रहे हैं कि हेलो मनी 9, मैंने 52 शेयर लिए हुए हैं हुडको के और मेरा औसत 233 रुपये का है और उन्होंने कहा कि मेरा छोटी अवधि का ही नज़रिया है, कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। एक और पीएसयू शेयर जिसमें कि लोगों को थोड़ा सा नुकसान हो रहा होगा क्योंकि जिस तरीके की कल पीएसयू की पिटाई हुई है, लेकिन अब रिकवरी है, 3.25% के ऊपर आज 236 का लेवल देखने को मिल रहा है। इनकी 233 का भाव है। अच्छा, ये 3 रुपये प्रॉफिट में ही है इनफैक्ट। सर, हुडको एक और पीएसयू शेयर, आपकी सलाह क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? विपुल जी, उछाल पे एग्जिट करना है 245 248 इसी के आसपास मुझे लग रहा है उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिवर्सल कैंडल बना है और हो सकता है वापस आपको 10 डे मूविंग एवरेज के पास जाता हुआ नजर आए। एक चीज इन्होंने काफी क्लियर लिखी, वो काफी अच्छी चीज है कि इनका व्यू क्लियरली शॉर्ट टर्म है, तो एक अच्छा इनका क्लियर व्यू है। तो 245 248 के आसपास वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करना है, नीचे में 229 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है 10 से 12 रुपए का और अपनी स्टॉक में देखने को मिल सकता है। जी, तो ये राय निकल करके आती हुई। अब जरा हम आपको जो है कल का जो हमने कार्यक्रम किया था, क्योंकि पहले जब बाजार बहुत तेज हो रहा था और जब बाकी चैनल आपको बता रहे थे कि नहीं ये रैली कंटिन्यू रहेगी, यहाँ पर और ख़रीदिए, बहुत लोग पर कल जो है लोगों को कहा जाता था और ख़रीदिए, तब हमने कहा मुनाफा बुक कीजिए। और कल जब एक तरीके से बाजार में हाहाकार था और लोग फटाफट बेच रहे थे, बड़ा नुकसान हो रहा था और सवाल भेज रहे थे अपने, तब हमने क्या कहा था और कौन से लेवल्स बताए थे आपको, वो जरा पहले सुनिए और उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। मुझे लगता है कि दर्शक जिस तरीके से प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो ये वैल्यू बाइंग और आपको अभी खरीदना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, अभी इस मूड में वो लग नहीं रहे हैं। अभी तो बस वो ये जानना चाहते हैं कि भाई इतना लॉस हो रहा है तो करें क्या। तो संतोष जी ने आपको एक सलाह दी, उस सलाह को मैं आपके हिसाब से रखता हूं। देखिए, संतोष जी ने कहा कि 21,000 का लेवल देख सकते हैं और 20,800 तक मार्केट सेटल हो जाएगा। ये बात उन्होंने कही, चार्ट पर उनको ये स्थिति बनती दिख रही है। आप जितना भी लॉस ले चुके हैं अब तक, निफ्टी ने लो बनाया है 21,314 का, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि संतोष जी ने जो लेवल दिया वहां से हम केवल 300 और बहुत से बहुत 500 पॉइंट ऊपर है निफ्टी में। अगर आपको लॉस हुआ 65,000 का, वो लॉस बढ़कर हो सकता है 67-70 तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब ये 65 का 1 लाख हो जाएगा अगर वो रिस्पेक्ट करता है संतोष जी के लेवल पर। तो आपके लिए सलाह क्या होगी? आप इससे एक हाथ में चुनाव का नतीजा रखिए, एक हाथ में संतोष जी की बात रखिए, लेवल रखिए। तो आपके लिए निष्कर्ष जो है, इस आपके लिए जो निचोड़ है इस चर्चा का, वो ये निकला कि भाई अब थोड़ा वेट कर लो, रिजल्ट सेटल होने दो, सरकार की तस्वीर उभरने दो, सामने चेहरा आने दो सरकार का कि सरकार किस तरह बन रही है, और लेवल को ध्यान रखो। अगर लॉस बुक करना है तो भी अभी सही समय नहीं है। अगर लॉस बुक भी करना है तो 21,000 और 20,800 जहां इतना लिया है वहां थोड़ा और सही, लेकिन हो सकता है अगर यहां से रिकवरी दिखी, नतीजे बदले, सरकार पलटी, सरकार मजबूत हुई, कुछ नतीजे बदले, तो हो सकता है बाजार यहां से वापसी करे और वापसी में आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टॉप लॉस बहुत सारे लोगों के कट गए होंगे, अगर उन्होंने लगा रखे होंगे सिस्टम में, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे, निश्चित तौर पे बात है। लेकिन अगर आप डिलीवरी में सौदे लिए बैठे हैं, अगर आप फ्यूचर्स में ऑप्शन या फ्यूचर उठाए बैठे हैं, तो ये बात निश्चित सी है कि जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, देखिए उनका तो अब कुछ नहीं हो सकता, उनका तो यही हो सकता है कि बची हुई कैपिटल को रखिए और वैल्यू बाइंग के जो भी लोग आपको सलाह दें, धीरे धीरे उनमें एक्यूमुलेट करना शुरू कीजिए। लेकिन अगर आप अभी भी अपने सौदों पर खड़े हैं और ये लॉस अभी आपको हो रहा है, तो अब यहां से और बहुत बड़े लॉस की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखती है बाजार में। संतोष जी की तरफ से यह बड़ा बयान है, 21,000 20,800 का लेवल निफ्टी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इन लेवल्स पर बाजार को ठहरना चाहिए। तो अगर आपका लॉस है तो आप यहां पर थोड़ा सा ठहरिए। इस चर्चा से कम यह बात सामने उभर के आती है। तो आप समझिए, जब लोग कह रहे थे बेचो बेचो बेचो, तब कितनी आसान भाषा में हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया और लोग परेशान थे, हाहाकार मचा हुआ था। हमने कहा कि अभी बेचो नहीं, अभी वेट करो, जो लेवल्स बताए गए हैं अगर उनको होल्ड नहीं करता है तब तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अभी तक अगर आप बने हुए हैं तो वहाँ से आप देखिए, वहाँ से कितनी शानदार रिकवरी है। 21,791 आज के लो की अगर बात करें तो, और वहाँ से भी अगर हम देखें 22,398 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है, 22,445। तो उन लेवल्स को रेस्पेक्ट किया बाजार ने, और इसी वजह से जिन लोगों को कल बड़ा नुकसान हो रहा होगा, मान लीजिए कल आपको 60,000 का नुकसान हो रहा था, तो आज निश्चित रूप से आपका वो नुकसान 30,000
या फिर हो सकता है और कम बचा हो, तो वहाँ से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली है। तो मनी 9 की कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको किस तरीके से बचाया जाए बड़ी गिरावट से, कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए आपके मुनाफे को, और इसी रणनीति की वजह से आप तमाम दर्शकों का प्यार जो है वो लगातार मनी 9 के प्रति बढ़ रहा है। तो लगातार थोड़ा समझ के, थोड़ा सोच के निवेश कीजिए, और उसके बाद भी जब हम देखते हैं ऐसे ऐसे सवाल आते हैं और ऐसे ऐसे पेनी स्टॉक्स लोग पूछते हैं और वहाँ बड़ा नुकसान करते हैं, तो वाकई में बड़ा अफसोस होता है, हमारे तमाम एक्सपर्ट को भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रत्नकरण जी का सवाल ले लेते हैं, और जुपिटर वैगन के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप मौजूदा भाव पर खरीद लें। जुपिटर वैगन की अगर बात करें 522 पे चल रहा है सर, 650 तक के लेवल सोमवार को हमने देखे, और कल के करेक्शन में यहाँ पर भी तेज़ गिरावट देखने को मिली। रेलवे से जुड़ी हुई वैगन की कंपनी है, अब इन्होंने अपना ईवी भी शुरू किया हुआ है, काफ़ी सारे डेवलपमेंट रहे, उसकी वजह से ये शेयर ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है पिछले साल भर के अंदर। पिछले एक साल के अंदर अगर हम देखें तो कल की गिरावट को के बावजूद करीब 300% से ज़्यादा का रिटर्न इस शेयर में आता हुआ दिखाई दिया है। अब जो गिरावट आई है, जिन लोगों ने 600 के आसपास खरीद लिया फिर से, उनके लिए क्या सलाह रहेगी, और जो हमारे दर्शक हैं जो फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, क्या इस गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल जी, डेफिनेटली कर सकते हैं। दो ट्रांचेस में बाई करें, अभी थोड़ा बाई करके चल सकते हैं। 530-32 के आसपास चल रहा है, थोड़ा डिप मिलता है 520 के आसपास, तो वहां पे और ऐड करें, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है। आज भी 550 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, 100 पॉइंट भी यहाँ से निफ्टी गिरता है तो इनको 520 के प्राइसेस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो दो ट्रांच में बाई करें, 520-532 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 500 के नीचे लगा के रखें। मुझे लग रहा है मोमेंटम बन सकता है। स्टॉक बेहतरीन, टेक्निकली अच्छी तरह प्लेस्ड है, रिजल्ट्स काफी अच्छा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी थी, तो 580 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है जेडब्ल्यूएल में देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे लेवल्स के आसपास है, डेफिनेटली बाई करें। 520 के पास ऐड करें, और अगर आप और क्या ऐड करना चाहते हैं 500 का पहले स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करें। चलिए हमारे साथ तब अगले दर्शक दीपांशु हैं और उस पर बातचीत कर लेते हैं। दीपांशु जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते सर। दीपांशु, क्या सवाल है सर आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? सर जयपुर से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, जयपुर से बोल रहे हैं, बताइए सर। IRFC के जी, IRFC के सर 342 शेयर लिए थे 189 में। 342 189 के भाव पर लिए हुए हैं। चलिए IRFC पे हमने चर्चा हालांकि 2-3 बार कर ली है, तो चलिए एक छोटी सी टिप्पणी दिला देते हैं, क्योंकि जब फ़ोन पे आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं तो सर 189 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, आपकी तरफ से रिकमेंडेशन आ चुकी है खरीदारी की, अब इनके लिए क्या सलाह रहेगी? 20-25 रुपए के नुकसान पे है। विपुल जी, होल्ड करने की सलाह है। ऑलरेडी मैंने कहा IRFC और RVNL यहाँ से अच्छा कर सकते हैं, सपोर्ट के आसपास है, 178-180 तक के टारगेट से इमीडिएट तौर पर नजर आ सकते हैं। अगर ये और ऐड करना चाहे तो 160 के आसपास डेफिनेटली करें। 155 का पहले स्टॉप लॉस लगाए, मुझे लग रहा है इन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया होगा। अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 155 का स्टॉप लॉस लगाए। 160-161 आता है तो और ऐड करके भी चल सकते हैं, ताकि इनका जो ओवरऑल प्राइस है वो नीचे आ जाए। 180 से 182 मुझे लग रहा है वहां तक एक बार स्टॉक जा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। 155 का पहले स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लॉन्ग टर्म में लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म में लिया है तो 155 का स्टॉप लॉस जरूर सिस्टम में लगा के। जी, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इस बीच अश्विनी भरूड़े जी कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, आपके कार्यक्रम की वजह से मैंने प्रॉफिट बुक किया था, थैंक यू सो मच। और कल मैंने BHEL और BEL के शेयर लिए हुए हैं, 250 पे एवरेज करूं या होल्ड। चलिए सवाल अभी नहीं लेंगे सर, क्योंकि BEL के ऊपर, BHEL के ऊपर इन सब पे बातचीत हो गई। जब आप कार्यक्रम को रिविजिट करेंगे, एक बार समाप्त हो जाए, शुरू से देखिएगा, आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे।